हेलो दोस्तों। तो मैं अमित कुमार मिश्रा फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने अब तक जो है वो कोशिका चैप्टर जो हमारा था सेल, उसको हमने देख लिया, हमने डिस्कस किया, कोशिका के सिद्धांत को डिस्कस किया, जो सेल थ्योरी थी उसको डिस्कस किया, सेल डिवीजन को डिस्कस किया, सेल साइकिल को डिस्कस किया और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि जीन और डीएनए क्या होता है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है और किस तरह डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर अनुवांशिक पदार्थों तो अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। आइए अब हम लोग उसके आगे डिस्कस करते हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी बैकग्राउंड से आप हों, आर्ट से हों, साइंस से हों, कॉमर्स से हों, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़ेदार है। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको हम जेनेटिक्स ही कहते हैं। जेनेटिक्स ही कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, आप देखते होंगे कि जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं और बच्चे इसका जो उत्तर है बताते हैं कि जीन के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जीन के अध्ययन को हम जेनेटिक्स नहीं कहते हैं, बल्कि अनुवांशिकता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी का मतलब हेरिडिटी मटेरियल इज डीएनए एंड डीएनए इज कैरीज द इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक लक्षण जाते हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो हम जेनेटिक्स के बारे में लिखेंगे स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और फेमस एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो नहीं, ये चर्च में पादरी थे। उसके बाद इन्होंने बहुत अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट भी किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अनुवांशिकता के सिद्धांत को परिपादित किया। ही गेव्स द लॉज ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको अनुवांशिकता का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल कोई वैज्ञानिक नहीं थे, एक चर्च में पादरी थे और ये एक दिन अपने जो चर्च का जो गार्डन होता है उस गार्डन में टहल रहे थे। इन्होंने मटर के पौधों को देखा और मटर के पौधों पर ही अपना रिसर्च किया, उस पर इन्होंने पॉलिनेशन किया, उनको क्रॉस कराया और मटर के पौधे पे अध्ययन, जो ऐतिहासिक अध्ययन था, उसके आधार पर इन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए जिसको हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत। तो मेंडल ने अध्ययन किस पे किया, तो मेंडल ने अध्ययन किया पी प्लांट पे, मटर के पौधे, पी प्लांट पे अध्ययन किया, मटर के पौधे पर अध्ययन किया और उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, अर्थात पी प्लांट का उन्होंने क्या लिया, 7 जोड़ी विषम लक्षण, 7 जोड़ी विषम लक्षण, ठीक है, 7 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। सो ही स्टडीड ऑन 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 जो है विषम जोड़ी जो लक्षण होते हैं मटर के पौधे का, उस पर उन्होंने ऐतिहासिक परीक्षण किया और उस परीक्षण के आधार पर इन्होंने मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, जिसको हम कहते हैं, उसको प्रतिपादित किया। तो ही स्टडीड ऑन पी प्लांट, बोटेनिकल नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइजम सताइवम। मटर प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइजम सताइवम। और 7 जोड़ा जो विपरीत लक्षण थे वो क्या क्या थे, तो देखिए 7 जोड़े जो विभिन्न लक्षण थे वो ये थे। देखिए, अगर
उन्होंने क्या लिए, 7 जोड़े विपरीत लक्षण लिए, 7 जोड़े विपरीत लक्षण। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेट मतलब हो गया लक्षण। अगर उन्होंने जो बीज था, बीज की आकृति, शेप ऑफ सीड्स लिया, तो उसमें जो एक प्रभावी था वो था राउंड, गोल, और जो दूसरा था वो क्या था, व्रिंकल्ड, अर्थात झुर्रीदार। तो जो जैसे पहला लक्षण मान लीजिए उन्होंने लिया बीज का आकार, तो बीज का आकार पे उन्होंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग लिए, हमने बताया 2 विषम लक्षण। तो इन्होंने 2 लक्षण लिए, पहला एक बीज जो गोल हो और एक बीज उसके विपरीत लक्षण वाले व्रिंकल्ड अर्थात झुर्रीदार। उसी तरह उन्होंने बीज का क्या लिया, रंग लिया। तो बीज 2 प्रकार के होते हैं, येलो, पीला, और ग्रीन, हरा। आगे देखेंगे कैसे डोमिनेंट, कैसे रिसेसिव। उसी तरह उन्होंने तीसरा जो लिया वो क्या लिया, कलर ऑफ पॉड। पॉड मतलब जो मटर का ऊपर का छिलका होता है हरे रंग का, जिसके अंदर मटर पाया जाता है, उसको कहते हैं पॉड। इन्होंने पॉड का कलर लिया। तो पॉड का जो कलर है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है ग्रीन और दूसरा उन्होंने लिया येलो। फिर लिया शेप ऑफ पॉड, जो पॉड का शेप है, ये चौथा करेक्टर हो गया शेप ऑफ पॉड। एक हो गया फुल, एक हो गया फ्लैट कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ा फ्लैट टाइप का, एक हो गया फुल। पांचवा उन्होंने लिया प्लांट का हाइट, पौधे की ऊंचाई, कितना लंबा है कितना छोटा है। तो एक लिया उन्होंने बड़ा लंबा पौधा, उसके विपरीत क्या लिया, छोटा पौधा। उसके बाद है पोजीशन ऑफ फ्लावर, जो फूल होते हैं, फूल की क्या स्थिति होती है, क्या पोजीशन होता है। तो एक है जो लीप का जंक्शन पे पाया जाता है, और दूसरा करेक्टर लिया एट द टिप ऑफ ब्रांच, जो ब्रांच का सबसे ऊपर में पाया जाए। और सातवां जो जोड़ा करेक्टर था वो क्या था, फ्लावर कलर, जो फूल है, फूल का रंग। तो पहला रंग लिया उन्होंने पर्पल, दूसरा लिया वाइट। पर्पल डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, वाइट के ऊपर, सफेद के ऊपर। तो इस तरह से मेंडल ने क्या किया, 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को स्टडी किया, अध्ययन किया, और उसके आधार पर क्या किया, अपने अनुमानकता का नियम को प्रतिपादित किया। तो देख सकते हैं आप, पहला क्या है, शेप ऑफ सीड, जो बीज है उसकी आकृति। दूसरा कलर ऑफ सीड, जो सीड है, बीज है, उसका रंग। तीसरा कलर ऑफ पॉड, पॉड का रंग। चौथा शेप ऑफ पॉड, पॉड का आकृति। पांचवा प्लांट हाइट, पौधे की लंबाई। छठा पोजीशन ऑफ फ्लावर, जो फूल हैं उनका स्थिति, पोजीशन कहाँ पर है। और छठा फ्लावर कलर, फूल का रंग। तो इस तरह से उन्होंने 7 विपरीत जोड़ा। तो विपरीत जोड़ा क्यों कह रहे हैं, देख सकते हैं आप, एक राउंड है गोल, तो दूसरा कैसा है, झुर्रीदार। एक है पीला, पीला का उल्टा यहाँ क्या है, ग्रीन है। तो इस तरह से उन्होंने 7 जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उसको क्रॉस कराया। तो मेंडल का जो क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब घबराने की बात नहीं है, जो हम लोग परागण बोलते हैं उसी को क्रॉस बोलते हैं। उस समय तो हाई टेक्नोलॉजी थी नहीं, और ऐसा कोई प्लांट ब्रीडिंग पे काम हो नहीं रहा था, क्योंकि ये 1800 ईस्वी की बात है। तो उस समय क्या होते थे, परागण कराते थे। इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि मटर के पौधे की जीवन अवधि क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इनको साल भर में 4 बार उगाया जा सकता है, और आप अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक ही साल के अंदर में 4 विभिन्न वैरायटी मटर की आपको प्राप्त हो सकते हैं, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इन्होंने लिया, और इस आधार पर इन्होंने क्रॉस किए मतलब पॉलिनेशन किया होगा उस समय में। इन लोगों को क्या किया होगा, परागण कराया होगा। तो मेंडल के जो क्रॉस पढ़ते हैं हम लोग, वो 2 क्रॉस पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं हम, एक जोड़ी विषम जो लक्षण है उसको लेते हैं। डाइहाइब्रिड में क्या करते हैं, 2 जोड़ी विषम लक्षणों को हम लेते हैं। तो आइए देखते हैं मेंडल ने क्रॉस कैसे कराया था। तो पहला हम लोग देखते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर को लेते हैं, एक जोड़ी विषम लक्षणों वाले जो पार्ट हैं उसको लेते हैं। 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर, पेयर जोड़े मिलेंगे, कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। तो मान लिए जो एक हमने लक्षण के रूप में, कैरेक्टर के रूप में क्या लिया यहाँ पर,
हमने लक्षण के रूप में लिया लंबाई, लेंथ। तो आपको पता है लंबाई लेंथ जो पेयर होता है, जोड़ा लक्षण है, मेंडल ने क्या लिया था, एक लंबा और एक बौना। तो मान लिया जो करेक्टर है, पेयर करेक्टर ले रहे हैं एक जोड़ी में, तो पहला जो है वो क्या है, टॉल है, और हमने टॉल को टी से रिप्रेजेंट किया। और इसका ठीक उल्टा क्या है, ड्वार्फ है, जिसको बौना बोलते हैं, ड्वार्फ, इसको स्मॉल टी से लिखते हैं। जो विपरीत लक्षण होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे येलो कलर होता है पॉड का, ठीक है, येलो कलर को वाई लिखेंगे, ठीक इसका अपोजिट जो होगा उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। उसी तरह से जो टॉल है उसको क्या लिखेंगे, टी, और जो ड्वार्फ है अपोजिट कैरेक्टर उसको लिखेंगे टी। अब इन्होंने क्रॉस कराया, तो पहला टी है, यहाँ हमने लिख दिया टी, यहाँ हमने अपोजिट कैरेक्टर को लिख दिया टी। अब हमने दोनों को क्या किया, दोनों गैमेट को हमने क्रॉस कराया। क्यों, अगर टॉल आप मेल प्लांट ले रहे हैं तो ड्वार्फ कैसा प्लांट लेना पड़ेगा, फीमेल प्लांट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नर युग्मक मादा युग्मक प्लांट में भी क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच होता है। हमारे में भी क्या होता है, नर युग्मक जो है आपका स्पर्म और ओवम जो फीमेल गैमेट है, दोनों के बीच में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ भी अगर आप टॉल ले रहे हैं मेल प्लांट, तो ड्वार्फ भी कैसा लेना पड़ेगा, फीमेल प्लांट लेना पड़ेगा। तो दोनों को जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर जो हमें प्लांट प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, टी प्राप्त हुआ। इसको मेंडल ने नाम दिया F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमें कैसे प्लांट देखने को मिले, हमें F1 जनरेशन में प्लांट देखने को मिले टी, क्योंकि टी रिप्रेजेंट करता है किसको, लंबाई को, टॉल को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ को। तो जो क्रॉस कराने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त होना चाहिए था, दोनों का मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर पौधे देखने में कैसे होते हैं, ऑल टॉल, सभी लंबे, सभी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो उस समय तो जीन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो मेंडल ने कहा कि कोई तो ऐसा चीज है जो इस फैक्टर के उपस्थिति में भी अपनी जो लक्षण है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये लक्षण क्या हो गया, टी, इस लक्षण को क्या कर दिया, अप्रभावी कर दिया। तो टी को हम क्या कहेंगे, प्रभावी, और स्मॉल टी को क्या कहेंगे, अप्रभावी। तो इन्होंने कहा कि टी जो ये हो गया, क्या हो गया, सभी लंबे हो गए, जबकि होना मिक्स चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि ये जो कैपिटल टी वाला लक्षण है, स्मॉल टी वाले लक्षण को क्या कर दिया, मास्क कर दिया, उसकी लक्षण को अप्रभावी कर दिया। तो जो अपना प्रभाव दिखाया फिलियल 1 जनरेशन में, उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं, डोमिनेंट। उन्होंने जीन उस समय नहीं था, डोमिनेंट कहा, फैक्टर। तो यहाँ पर डोमिनेंट क्या हो गया, टी। जो अपना लक्षण दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। जो अपना लक्षण नहीं दिखा पाया उसको रेसेसिव। तो दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, रेसेसिव। तो यहाँ पर रेसेसिव क्या हो गया, स्मॉल टी, ठीक है। तो मेंडल का कहना था कि जब हम एक जोड़े विषम लक्षणों वाले पौधे को क्रॉस कराते हैं तो फिलियल 1 जनरेशन में क्या हो गया, सभी प्लांट लंबे हो गए, जबकि होना मिक्स चाहिए था। इसका मतलब है कि एक जो है कारक इसके ऊपर प्रभावी हो गया और ये स्मॉल टी क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। तो जो प्रभावी हो गया उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट। जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया फिलियल 1 जनरेशन में उसको क्या करेंगे, रिसेसिव। अब हम क्या करेंगे, मेंडल इसको F2 जनरेशन ले गए, दूसरी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में इन्होंने उसको क्या किया, टेस्ट क्रॉस कराया। तो इन्होंने फिर से क्या किया, इसको और इसको जो प्राप्त हुए F1 में, दोनों को क्रॉस करा दिया। दोनों को क्रॉस कराने का एक चेकर बोर्ड होता है। तो इसमें से गैमेट क्या क्या प्राप्त होंगे हमें, एक तो प्राप्त होगा टी, गैमेट बनाइए। एक तो इस तरह से प्राप्त हुआ, इसका भी सेम गैमेट होगा। तो मेल प्लांट को इधर, फीमेल प्लांट को इधर लिखेंगे, ठीक है। तो टी ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको आप इसके साथ क्रॉस कराइए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको आप इसके साथ क्रॉस कराइए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, टी बनेगा। और इसको इसके साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, टी बनेगा। अब देखिए F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में हमें इस तरह का रेशियो मिल रहा है, एक तो इस तरह का मिल रहा है,
दूसरा मिल रहा है इस तरह का, तीसरा मिल रहा है इस तरह का। तो इसका अनुपात देखिए, देखने में कैसे होंगे पौधे, तो एक तो कैपिटल टी कितने हैं, एक हैं तो 1 लिखेंगे, अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं तो इसको लिखेंगे 2, अनुपात, और केवल स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो हमें F2 जनरेशन में कैसा अनुपात देखने को मिलता है, 1:2:1। ठीक है, इसको हम कहेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, कोई भी लक्षण जो जीन की वजह से हो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अब देखिए ये तो प्योर टॉल है, अगर कहें तो क्या हो, ये प्योर टॉल है। ये कैसा टॉल है, क्योंकि ये कैपिटल टी इसके ऊपर डोमिनेंट है इसलिए ये लंबा दिखाई पड़ रहा है, तो ये हो गया हाइब्रिड टॉल। और ये कैसा है, प्योर ड्वार्फ। और अगर आप इसको फिनोटाइपिकली देखेंगे, फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से देखने में कैसा लगता है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 2 और 1 3, क्या होंगे, लंबा, 3 टॉल, अनुपात 1 क्या होगा, ड्वार्फ, 1 ड्वार्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसा आएगा, 3:1 आएगा, 3 लंबा 1 ड्वार्फ। और आपका जो जीनोटाइपिक रेशियो वो कैसा आएगा, 1:2:1। तो मेंडल का पहला नियम क्या कहता है, लॉज ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का सिद्धांत, अर्थात F1 जनरेशन में जो अपना प्रभाव दिखाया उसको हम प्रभावी जीन कहेंगे, जो अपना प्रभावी नहीं दिखा पाया उसको हम रिसेसिव कहेंगे। ठीक है, मेंडल का दूसरा नियम, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमिट, अर्थात जो गैमिट होते हैं, युग्मनज होते हैं, उनके पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, आप यहां देखिए, यहां पर F1 जनरेशन में सभी लंबे थे, ठीक है, लेकिन गैमिट बनते समय ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, गैमिट बनते समय क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये बहुत देर तक तो रहेंगे एक साथ, लेकिन मिक्सअप नहीं होंगे, अर्थात टी और टी मिक्स नहीं होंगे, दोनों एक साथ लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन जब गैमिट बनाने का समय आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अपना अलग अलग प्रभाव देंगे। तो लॉज ऑफ डोमिनेंस पहला नियम, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा नियम साफ कहता है कि प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसको बोलते हैं गैमेट युग्मनज के शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात ये जो यहाँ बने हैं ये लंबे समय तक एक साथ रहेंगे जरूर, लेकिन कंटामिनेट नहीं होंगे, आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, दूषित नहीं होंगे, प्योर रहेंगे। और जब गैमेट बनने का समय आएगा तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जिसका प्रभाव ये हुआ कि सेकेंड नंबर 3 जो सेकेंड जनरेशन था F2 जनरेशन में, उसमें एक तो कैपिटल टी प्योर टॉल हुआ, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्वार्फ, ये ड्वार्फ फिर से क्या हो गया, आ गया। तो नियम थर्ड कहता है लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। अर्थात जब गैमिट के बाद गैमिट बनाने की पारी आएगी तो ये अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से दिखाएंगे। यहां तो नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर F2 जनरेशन में ड्वार्फ फिर से क्या हो गया, वापस आ गया। तो इसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। तो इसको फिनोटाइपिक रेशियो बोलेगा आपको कि F2 में कितना होता है, तो 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो कहेगा तो क्या बोलेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, अर्थात 1:2:1। 1 हो गया प्योर टॉल, 2 हो गया हाइब्रिड टॉल, 1 हो गया प्योर ड्वार्फ। तो मेंडल ने इसके आधार पर 3 नियम को प्रतिपादित किए। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, पहला लॉज ऑफ डोमिनेंस, F1 जनरेशन में जो अपना प्रभाव दिखा पाया उसको हम कहेंगे डोमिनेंट, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया उसको रिसेसिव कहेंगे। दूसरा बोलता है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमिट, अर्थात प्योरिटी ऑफ गैमिट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट। तो इसमें कहता है कि ये दोनों तो एक लंबे समय तक साथ रहेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं, मिक्सअप नहीं होगा। उसके बाद जब गैमिट बनाने का समय आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तीसरा कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, अर्थात जो भी अपना जो अपव्यूहन करते हैं, एजॉर्टमेंट करते हैं, वो क्या होते हैं,
एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अर्थात देखिए, पहली जनरेशन में टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन दूसरी जनरेशन में टी फिर से क्या हो गया, वापस आ गया। अर्थात ये क्या है, अपना प्रभाव दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं, एक जनरेशन में ना दूसरी जनरेशन में अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। तो मेंडल ने मटर पर किए संकरण प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता का नियम कहा जाता है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इन्हें मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, मेंडलिज्म, नियो मेंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आनुवांशिकता के क्षेत्र में इन सिद्धांतों के प्रतिपादन करने के लिए ही मेंडल को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो वो 3 नियम क्या क्या हैं देखिए आप। वो 3 नियम में पहला है प्रभाविकता का सिद्धांत, लॉज ऑफ डोमिनेंस। पृथक्करण का नियम, इसको विसंयोजन का नियम या युग्मों की शुद्धता, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है। और तीसरा है स्वतंत्र अपभ्यूहन का नियम, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या नियम है। पहला है प्रभाविकता का नियम। तो ये किस पे आधारित है, ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने पहले देखा था उस पे आधारित है। तो जब मेंडल ने विपर्यासी अर्थात भिन्न भिन्न लक्षणों वाले, डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले समयुग्मजी पादपों में जब संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, तो इस क्रॉस में मेंडल ने एक ही लक्षण प्रदर्शित करने वाले पादपों का ही अध्ययन किया। तो उसने पाया कि एक प्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है और एक अप्रभावी लक्षण अपने आप को छिपा लेता है, जो F1 जनरेशन में हमने देखा था। इसी को क्या कहा जाता है, प्रभाविकता कहा जाता है। अर्थात टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी में हमने देखा कि जो कैपिटल टी होते हैं वो अपनी प्रभाव दिखा रहा है, स्मॉल टी अपनी प्रभाव नहीं दिखा रहा है। तो जो अपना प्रभाव दिखा रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रभावी। और इस नियम को मेंडल का प्रभाविकता का नियम कहा जाता है। दूसरा है सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या युग्मों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्या कहता है, युग्मक निर्माण के समय आपने देखा था जब हमने टी बनाया था दोनों साइड मेल और फीमेल के लिए, जब टेस्ट क्रॉस कराया था समय दोनों युग्मक विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात एक युग्मक में सिर्फ एक विकल्पी, एक ऑप्शन जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। युग्मक किसी भी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, किसी भी कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं, प्योर होते हैं। अगर वो लंबाई टॉलनेस के लिए है तो वो प्योर होगा, ड्वार्फनेस के लिए है तो वो क्या होगा, प्योर होगा। युग्मक अर्थात गैमेट कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, भले वो एक साथ रहेंगे लंबे समय तक लेकिन मिक्स नहीं होते हैं। तो देखिए ये क्रॉस मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये टी है, लंबे पौधे विषम युग्मजी, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। और फिर हमने जब इसका क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस, तो देखिए दोनों गैमेट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एक साइड मेल लेते हैं, एक साइड फीमेल लेते हैं, तो लंबे पौधे प्राप्त हुए, टॉल हुआ, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये बौने। तो जब हम इसको देखेंगे तो फर्स्ट पीढ़ी में फिनोटाइपिक रेशियो कैसा आता है, 3:1 आता है, तथा जीनोटाइपिक रेशियो अर्थात जीन की वजह से जो रेशियो वो क्या आता है, 1:2:1, अर्थात 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और 1 कैसे होते हैं, प्योर ड्वार्फ, बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी के पौधे मतलब टी का संकरण किसी भी एक जनक से कराना संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अर्थात क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है कि जो F1 में आपको प्राप्त हुआ उसी को फिर से दोबारा क्रॉस करा देंगे उसी के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो क्या है, प्रभावी जनक के साथ संकरण पर इसका लक्षण प्ररूप अनुपता 100%, लंबे पौधे तथा जीन प्ररूप 1:1 रहता है। देखिए अब हमने फिर से क्रॉस कराया इसको F1 पीढ़ी का जो हाइब्रिड था उसके साथ प्योर प्रभावी जनक के साथ हमने जब क्रॉस कराया तो हमने क्या देखा कि लंबे पौधे प्राप्त हुए और कुछ हाइब्रिड पौधे प्राप्त हुए। तो इसमें हमने क्या देखा, 50% क्या प्राप्त हुए, प्योर टॉल, और 50% क्या प्राप्त हुए, हाइब्रिड टॉल। तो ये देख सकते हैं 50-50 अर्थात 1:1 हमें रेशियो क्या होते हैं, बैक क्रॉस में प्राप्त होते हैं। बैक क्रॉस में कैसा प्राप्त होता है रेशियो, 1:1 प्राप्त होता है।
तो बैक क्रॉस समझे आप, बैक क्रॉस किसको कहते हैं? F1 पीढ़ी में जो आपको प्राप्त हुआ उसका क्रॉस किसी भी एक जनक से, या तो हम इसके साथ करा दें या इसके साथ करा दें, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ उसका या तो इसके साथ क्रॉस करा दें या इसके साथ क्रॉस करा दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? बैक क्रॉस इसी को कहते हैं। और इसका रेशियो कैसा होता है? 1:1 होता है, अर्थात एक तो हाइब्रिड टॉल होगा और एक प्योर टॉल होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अप्रभावी जनक के साथ संकरण पर इसका लक्षण प्रारूप कितना होगा? 50%। तो 50% लंबा और 50% बौना हो रहता है, तथा जीन प्रारूप क्या होगा? जीनोटाइप 1:1 रहता है। ये आपको करके बताया गया है। पहले हमने क्या लिया था, इसी को हमने दोबारा क्रॉस कराया, तो 50% हाइब्रिड टॉल, 50% प्योर टॉल। तो 50% लंबा, 50% बौना, ड्वार्फ। देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है 50% क्या हो गया? लंबा और 50% ड्वार्फ। अब है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं? तो जो F1 पीढ़ी का संकरण है अप्रभावी जनक के साथ करना परीक्षण संकरण क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कराता है। अर्थात जो आपको ये प्राप्त हुए थे हमें F1 जनरेशन में, इसके साथ अगर क्रॉस करा दें अप्रभावी रिसेसिव के साथ, तो हम इसको क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और डोमिनेंट वाला से जब करा रहे थे तब इसको क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो अगर F1 पीढ़ी का जीनोटाइप TT है तो इस संकरण के सभी लंबे प्राप्त पौधे कितने होंगे? 100%। और अगर F1 पीढ़ी का जीनोटाइप ये है, TT है, तो क्या होंगे? 50% लंबा और 50% बौना। तो कह रहा है F1 में अगर ये है तो इसमें क्या होंगे? 50% टॉल होंगे और 50% ड्वार्फ होंगे, ठीक है। 50% ड्वार्फ होंगे। तो आप समझे कि जो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो जो F1 में आपको प्राप्त हुआ था उसका क्रॉस अगर रिसेसिव वाले से कराएंगे तो क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या बोलेंगे? किसी भी एक जनक से कराना, इसकी क्रॉस या तो हम इसके साथ कराएं या फिर इसके साथ कराएं, तो इसको हम क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। अब देखिए F2 पीढ़ी में बताया गया है, अगर हम इसका क्रॉस करा रहे हैं, है ना, स्मॉल वाले से करा रहे हैं, रिसेसिव वाले से करा रहे हैं, तो परीक्षण क्रॉस से यह पता लगाया जा सकता है कि F1 पीढ़ी का प्रभावी फिनोटाइप शुद्ध क्या है? TT है या संकर TT है। अगर आपको पता लगाना है कि इसका फिनोटाइप क्या था तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम परीक्षण संकरण करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब देखिए कहता है लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपभ्यूहन का नियम क्या कहता है? यह नियम द्विसंकर संस्करण, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां पहला हमने क्या लिया था? पहले हमने लिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अर्थात एक जोड़ा लक्षण लिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितना जोड़ा लक्षण लगते हैं? 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अर्थात 2 जोड़े विषम लक्षणों का क्या करते हैं? क्रॉस कराते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो द्विसंकरण संकरण के परिणामों पर आधारित है। हम लोग आगे देखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होते हैं। इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण की वंशगति से पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है। मैं आपको क्रॉस में भी बता चुका था। अर्थात एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक व पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अर्थात जब वो गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं और अपना प्रभाव अलग दिखाते हैं। इसमें लक्षण प्रारूप क्या आते हैं? इसमें फिनोटाइपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। लक्षण प्रारूप अनुपात का मतलब है फिनोटाइपिक रेशियो। कितने आते हैं? 9:3:3:1 होते हैं। अर्थात जनकों के लक्षण, मतलब जो पेरेंट का जो कैरेक्टर है, प्रारूप के अतिरिक्त नए लक्षण प्रारूप बनते हैं, ठीक है। जो पेरेंट है वो तो है ही, उसके अलावा तीसरा एक कैरेक्टर जन्म ले लेता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्पष्ट है, पीला रंग गोलाकार बीजों के साथ ही नहीं। आइए देखते हैं क्या होता है। यह है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? पीले गोलाकार रंग YYRR, Y का मतलब हो गया
ये हो गया प्योर है किसके लिए, येलो होने के लिए। और आर आर इसका अपोजिट है, येलो का अपोजिट हम क्या लेते हैं, येलो, और आर आर का मतलब हो गया राउंड। तो ये हो गया वन पेयर, और दूसरा पेयर क्या है, अपोजिट। वाई वाई, येलो का उल्टा क्या होता है, ग्रीन। और आर आर, राउंड का उल्टा क्या होता है, व्रिंकल्ड। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसको बोलते हैं झुर्रीदार। क्या बोलते हैं, झुर्रीदार। ये और ग्रीन को क्या बोलते हैं, हरा। राउंड को बोलते हैं गोल, येलो को पीला। तो यहाँ हम पॉड कलर पे देख रहे हैं। तो यहाँ एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो टोटल कितने पेयर हो गए, कितने जोड़े का अध्ययन करते हैं, 2 पेयर कैरेक्टर लक्षण का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें, डाईहाइब्रिड क्रॉस में। ये क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में मान लिया पहला जोड़ा क्या है, पीला और गोलाकार, पॉड का कलर पीला और देखने में कैसा, गोलाकार। ठीक उसका उल्टा दूसरा कैरेक्टर कैसा है, हरा और व्रिंकल्ड। अर्थात ये जो कैपिटल लेटर वाला ये डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, और राउंड वाला डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, झुर्रीदार के ऊपर। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्रॉस कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर। F1 पीढ़ी में क्या हो गया, F1 पीढ़ी में हमें ये प्राप्त हुए। F1 में क्या प्राप्त हुआ, वाई वाई आर आर। अब आपको पता है कि ये क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव है। तो यहां पर लक्षण कैसा दिखाई देगा, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो को, और ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है, राउंड को। तो F1 पीढ़ी में क्या होंगे, सारे पौधे येलो और राउंड होंगे F1 में। ठीक है। F1 पीढ़ी में चूंकि येलो क्या है, डोमिनेंट है किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर, तो यहां पर येलो हो जाएगा। और आर डोमिनेंट है किसके ऊपर, झुर्रीदार के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड। तो सारे पौधे F1 पीढ़ी में क्या होंगे, लाल और पीला और गोलाकार, अर्थात येलो और राउंड। अब देखिए इसके गैमेट बनाया गया है। तो एक तरफ गैमेट बना है क्या, वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर। ठीक है, इधर मेल हो गया। ठीक, फीमेल को इसके अपोजिट में लिखिएगा आप। तो इधर हम लोग सेम इसको लिखेंगे, वाई आर वाई आर ठीक है। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस लिख रहे हैं। अब इसको आप क्रॉस कराइएगा तो क्या होगा, वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर। देख सकते हैं आप, सिंपल आ रहा है, जैसा इसका आ रहा है उसी तरह आएगा। फिर इसको इसके साथ कराइएगा तो वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर फिर इसको इसके साथ कराइएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस का लिख दिया, यहाँ पर एक प्योर आ गया आपका, क्या आ गया, रेसेसिव कैरेक्टर। तो इसमें देखिए बताया गया है, ये पूरे तमाम इस तरह की चीज़ें आ रहे हैं। तो इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो देखिए इसमें लिखा हुआ है, कितना होता है, 9:3:3:1। 1 क्या हो गया, प्योर ड्वार्फ, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ
इसमें जो लक्षण होते हैं कुछ अलग लक्षण भी आ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो अलग लक्षण आ जाते हैं, अब आप इसको यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये अलग लक्षण है बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अलग लक्षण है ना। यहाँ वाई के कारण क्या हो जाएगा, येलो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ राउंड नहीं आ पाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, व्रिंकल आ जाएगा, क्योंकि ये व्रिंकल्ड को प्रदर्शित करता है। तो राउंड और व्रिंकल्ड आ गया, होना चाहिए था राउंड और येलो, लेकिन राउंड और व्रिंकल्ड आ गए। इसका मतलब तीसरा करेक्टर यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। और इसकी रेशियो कैसे होती है, 9:3:3:1 होती है, अर्थात जनकों के लक्षण प्रारूप के अतिरिक्त नए लक्षण प्रारूप बनते हैं। तो स्पष्ट है पीला रंग गोलाकार बीजों के साथ ही नहीं अपितु झुर्रीदार बीजों के साथ भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। इसमें जीन प्रारूप कैसे होते हैं, 1:2:2:4:1:1:2:1:2:1, ठीक है। तो जो लास्ट वाला नियम है मेंडल का, वो किस पे आधारित है, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने अभी आपको बना के दिखाया, इसके रेशियो 9:3:3:1 आते हैं, ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस बोल रहा है, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है। मेंडिव, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो मेंडल का पूरा नाम क्या था, तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है जेनेटिक्स को लेकर। दूसरा, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों का नाम लिखिए। कौन कौन सा नियम था, प्रभाविकता का नियम, लॉज ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, ठीक है। लॉज ऑफ डोमिनेंट, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, परीक्षण संस्करण टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। अभी आपको बताया था कि पीढ़ी का अज्ञात जीनोटाइप जानने के लिए F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक से संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं, जो आपको इसमें जो प्राप्त हुआ और इसको क्या करेंगे, किसके साथ, अप्रभावी के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, F1 पीढ़ी का अज्ञात जीनोटाइप जानने के लिए, ठीक है। अब देखिए चौथा, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है, वंशगति, इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। और जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर किसको कहते हैं, वह कैरेक्टर जो पीढ़ी में अभिव्यक्त हो जाता है, अर्थात एक पीढ़ी में जो अपना लक्षण दिखा पाया, एक्सप्रेशन कर पाया, अपना एक्सप्रेशन दिखाया, उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी में हमने देखा था, ये और ये में ये अपना प्रभाव दिखाया, ये प्रभाव नहीं दिखा पाया, ठीक है। अब कह रहा है छठा 6 नंबर, अनुवांशिकी का जनक किसको कहते हैं, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, देन ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। नंबर 7 क्वेश्चंस, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए, मेंडल डिड इट्स एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट पाइजम सतिवम, दैट इज पी प्लांट। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना अध्ययन किया और मैंने आपको पहले बताया उन्होंने 7 जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को उन्होंने लिया था। 8वां क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, मेंडल के किस नियम को एक संकरण से नहीं समझाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ जो लॉज ऑफ डोमिनेंट और लॉज ऑफ सेग्रीगेशन है वो दोनों मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, लेकिन जो लास्ट वाला है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, वो किस पर आधारित है, मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को एक संकरण समझाया नहीं जा सकता, इसके लिए डाईहाइब्रिड क्रॉस चाहिए। अब बता रहा डिफरेंसेस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखिए एक तरफ लिखा हुआ है फिनोटाइप, एक तरफ लिखा हुआ है जीनोटाइप। किसी जीव की बाह्य प्रतीति, एक्सटर्नल कैरेक्टर अगर आपको जानना है, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो हम जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइपिकल स्टडी कहते हैं। और अगर किसी का जेनेटिक कॉम्पोजिशन जानना है तो उसके हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए
दूसरा बोल रहा है लक्षण प्रारूप समय पर व पर्यावरण के अनुसार बदल सकता है। सो फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैन बी चेंज्ड और कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक शिशु, किशोर, युवा, वृद्ध, जो बच्चे होते हैं, फिर जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड के बाद यंग स्टेज, यंग के बाद ओल्ड, ये सारा क्या है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। लेकिन उस बच्चे में भी, वृद्ध में भी और जो जवान होते हैं उसमें जेनेटिकली किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है। इन्वायरमेंट और अदर फैक्टर के कारण वो बच्चे बूढ़े जवान होते हैं। ठीक है। सो किसी जीव के पूरे जीवन काल में जीनोटाइप क्या आते हैं, समान रहते हैं। जीनोटाइप विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों को जीनोटाइप निम्न हो सकता है, जैसे लाल पुष्प वाले पौधे का जीनोटाइप RR, वो RR हो सकता है। लेकिन ये क्या है बोलेंगे, इसको हाइब्रिड बोलेंगे, हाइब्रिड जीनोटाइप। बट प्योर जीनोटाइप को क्या बोलेंगे, समान जीनोटाइप के जीव किसी दिए समय व पर्यावरण में समान फिनोटाइप प्रदर्शित करेंगे। सो कैरेक्टर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो समान जीनोटाइप के जीव किसी दिए समय व पर्यावरण में समान फिनोटाइप प्रदर्शन करेंगे। लक्षण प्रारूप को प्रत्यक्ष अवलोकन से जाना जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसे पूर्वजों व संतति के संकरण से जाना जा सकता है। हाउ यू विल नो दैट कि दैट कैरेक्टर इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन कैरेक्टर टू नेक्स्ट कैरेक्टर, बाय द स्टडी ऑफ जीनोटाइप्स। सो जीनोटाइप्स प्रोवाइड अस हाउ DNA is inherited and DNA carries the genetic information from one generation to the next generation. Next, मेंडल किस देश के निवासी थे, यहाँ ऑस्ट्रिया होगा, आट्रिया लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया। ओके। मेंडल के कारकों को जोहानसन ने क्या नाम दिया था? मेंडल उस समय बताया था आपको कि जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उन्होंने कारक बताया। उस कारक को आगे चलकर जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया, जीन, जिसको आज भी हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। उद्यान मटर का वनस्पति नाम क्या है? जो गार्डन में मटर पाए जाते हैं, पी प्लांट, उसका क्या नाम है? पाइजम सटाइवम। आपको पहले ही बता चुका हूं। जीन को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज जीन? सो मेंडल ने जीन वंशागति की इकाइयों को कारक कहा, उन्हें आज जीन कहा जाता है। द फैक्टर मेंडल कॉल्ड फैक्टर, दैट फैक्टर नाउ ए डेज इट इज कॉल्ड एज जीन। मीन्स टी और टी में जो डोमिनेंट कैपिटल टी था वो क्या है, डोमिनेंट जीन है। ठीक है। मेंडल ने उस समय उसको कारक कहा था। ठीक है। सो जीन क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन, जो किसी लक्षण को क्या करती है, नियंत्रण करती है। सो जीन इज द, वंशागत की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। सो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स and it control the particular character in human body or any body. ठीक है। सुजननिकी का क्या अर्थ है? मानव जाति के अनुवांशिक सुधार व अनुवांशिकी रोगों से बचाव से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सुजननिकी कहलाती है। जीन विनिमय, जेनेटिक एक्सचेंज, किस प्रकार के जनन की विशेषता है? लैंगिक जनन। मैंने आपको बताया जेनेटिक एक्सचेंज होता है, मदर की तरफ से X और Y गुणसूत्र आते हैं, आगे हम लोग देख, मदर की तरफ से XX गुणसूत्र आते हैं, आगे देखेंगे, और फादर की तरफ से XY गुणसूत्र आते हैं। दोनों में क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज। तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि बेटा होगा या बेटी होगा, आगे वी विल सी लेटर। सो दैट इज कॉल्ड जीन एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द पेरेंट्स। मेंडलिज्म की पुनर्खोजकर्ता के क्या नाम है? मेंडल ने जब अपना अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया उस समय किसी ने गौर नहीं किया। उसके 20 साल के बाद 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यू डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिन शेरामॉक। इन तीनों ने मेंडल के जो कार्य थे उसको आगे बढ़ाया, और जब उन्होंने मेंडल के ही आगे बढ़ाए हुए कार्य से जेनेटिक्स को डिफाइन किया, लेकिन फिर भी जेनेटिक्स के फादर हम किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। और मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, मेंडल को क्या दिया गया? मेंडल को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। सो डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में क्या अंतर है? सो यू कैन सी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या है, यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते हैं, अर्थात ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, शुद्ध नहीं है, हाइब्रिड है। इनके युग्म विकल्पी समान एलील के होते हैं, जैसे ये हो गया। इसमें एलील असमान होते हैं, जैसे ये हो गया। यह केवल एक प्रकार के युग्मक बनाते हैं,
दे कैन फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, बट एक जीन की वंशागति में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, ठीक है, 2 टाइप ऑफ गैमेट। 2 टाइप ऑफ गैमेट कैसे बनेगा, एक या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अतिरिक्त ओज का अभाव होता है, विषम युग्मजी जीवों में संकर ओज पाया जाता है, हाइब्रिड पाया जाता है। और ये है हमारे जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। आप इनको देख सकते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, मेंडल साहब हैं। और इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया उस समय पर कि 20 साल के बाद इनके काम को लोगों ने सराहा। 3 वैज्ञानिक के नाम बताया गया आपको अभी। इन लोगों ने फिर आगे चलकर इनके कार्य को आगे बढ़ाया और मरणोपरांत इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। और नोबेल प्राइज़ देने के बाद आज हम लोग इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स में ये था, जो अनुवांशिकता का सिद्धांत था, इसको कहते हैं। इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। एक तो डीएनए का इनहेरिटेंस होता है, दूसरा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस भी होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्रोमोजोम्स के बारे में, कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स में जीन किस तरह से होते हैं। और देखेंगे जेनेटिक डिजीज भी होता है, या तो कोई जीन डिलीट हो जाए या कोई जीन एक्स्ट्रा आ जाए, उसके कारण भी बीमारी उत्पन्न होती है। या तो एक गुणसूत्र, जो एक क्रोमोजोम है वो डिलीट हो जाए, या 46 में एक गुणसूत्र डिलीट हो जाए, कितने बचेंगे 45, या एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाए तो 47, उसके कारण भी बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, जिसको हसियाकार रक्तता कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, जेनेटिक डिजीज है। जिस प्रकार से आनुवांशिक लक्षण, जो जेनेटिक कैरेक्टर है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, तो जो अनुवांशिक रोग हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसलिए हम रोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।